अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। एक क्वेश्चन हमसे बारहा पूछा गया, उसको मैंने सोचा कि आज डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूं, आपके नॉलेज में इजाफा करूं। क्वेश्चन ये है कि क्या औलाद, बेटा या बेटी बाप से जायदाद में से हिस्सा मांग सकते हैं? बाप से अपनी विरासत का हिस्सा बाप से मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? क्या जायदाद में से उनका कोई हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? उनका हक बनता है या नहीं बनता? ये तमाम क्वेश्चंस के मैं आज कम्प्रीहेंसिवली आंसर देने वाला हूँ। अगर मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूला करें। फ़ीस 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। 10 रुपये डोनेट करने हैं, किसी को मुस्कुरा के मिल ले, हेल्प कर दे किसी की। सेकंड स्टेप, थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। क्या बेटा, बेटी, पोता या पोती अपने बाप या दादा की जायदाद में से हिस्सा मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह समझना होगा कि विरासत है क्या। विरासत आपका हक है भी या नहीं? कैसा हक है आपका? फॉर एग्जाम्पल, एक बाप है, एक शख्स है, उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कैश की सूरत में या प्रॉपर्टी की सूरत में। उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे कहते हैं कि जी हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। तो क्या बाप देने का पाबंद है? अकॉर्डिंग लॉ बाप दे सकता है या नहीं दे सकता? पहले तो ये समझना हमें ज़रूरी है कि विरासत क्या है। विरासत दरअसल वर्ड है विरसे से निकला हुआ, यानी कि आपके अजदाद की कोई ऐसी चीज़ जो बाकी रह गई हो और उस चीज़ पर लोगों की निस्बत आपका पहला हक है, जो बाकी रह गई हो। विरसा जिसको हम कहते हैं, तहजीब की नेक्स्ट फॉर्म है विरसा। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ है, उसकी डेथ हो जाती है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने साथ लेकर तो नहीं गया, अपनी प्रॉपर्टी किसी को देकर नहीं गया, अपनी ज़िंदगी में सारी प्रॉपर्टी को उसने खर्च नहीं किया, मौजूद है, बकाया है उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। अब ये विरसा है, अब किन को मिलेगी? हुकूमत को या अजनबियों को? नो। सबसे पहले इसके ऊपर सबसे पहला हक जो उसके डायरेक्ट असेंडेंट, डिसेंडेंट हैं, उनको मिलेगा। जो उसकी डायरेक्ट औलाद है, जो उसकी डायरेक्ट वारसान है, उनको मिलेगा। डायरेक्ट वारसान में कौन कौन लोग आ सकते हैं? बेटा, बेटी, बीवी, ये डायरेक्ट वारसान के अंदर आएंगे। बहन भाई नहीं आएंगे। हाँ, बहन भाई तब होंगे अगर औलाद नहीं है, या औलाद तो है लेकिन सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, तो इस सूरत में भाइयों का किसी हद तक शेयर बनता है। खैर वो एक बहुत बड़ा डिटेल लेक्चर है, उसको कभी उस लेक्चर के साथ ही डिस्कस करेंगे, इसके अंदर उसको नहीं मर्ज कर रहे, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो लिहाजा एक बात तो तय हो गई कि 1 करोड़ विरसा है, और विरसे पर आपका हक तभी बनेगा, बेटे का हक या बेटी का हक तभी बनेगा जब वो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, खाली हो जाएगी, उसका कोई मालिक नहीं रहेगा। जो उसका मालिक था, यानी कि उस बेटे और बेटी का जो बाप था, उसकी डेथ हो जाती है। ये बात तो तय होगी। जब डेथ होगी तो प्रॉपर्टी ओपन होगी, खाली होगी। अब उसकी निगहदाश्त करना, उसकी देखभाल करना, उससे प्रॉफिट्स लेना, उसके ऊपर खर्च करना, कौन करेगा खर्च? बगैर प्रॉफिट के कोई नहीं करेगा। और कौन प्रॉफिट लेगा? हर शख्स वहां पर हिस्सेदार है। तो लिहाजा कानून ने यह तय किया कि जब प्रॉपर्टी खाली हो जाती है, उसके ऊपर किसी का हक नहीं रहता, तो उसके बाद सबसे करीबी जो हकदारान है उनको देखा जाएगा। अगर करीबी हकदारान नहीं तो सेकंड जो राइट रखते हैं उनको, और अगर सेकंड राइट रखने वाले भी लोग नहीं हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी की जो वारिस होगी वो हुकूमत वक्त होगी, वो स्टेट होगी, रियासत। हुकूमत वक्त नॉट मीन टू से या पॉलिटिकल पार्टी, मीन टू से कि स्टेट, रियासत होगी उस प्रॉपर्टी की। ये बात तो तय हो गई कि जब प्रॉपर्टी खाली हो जाए तब उसके ऊपर हक पैदा होता है। अब एक शख्स है, वो जिंदा है, उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की मौजूद है और वो भी जिंदा है। उसके बेटे उसको कहते हैं जी हमें प्रॉपर्टी में से हमारा हिस्सा दो। हिस्सा तभी बनेगा जब प्रॉपर्टी ओपन होगी। जब हिस्सा बनेगा तो फिर उसके शेयर्स बन जाएंगे कि बेटा है, उसके कितने हिस्से हैं, बेटी के कितने हिस्से हैं, बीवी के कितने हिस्से हैं। लेकिन जब बाप मौजूद है तो वो प्रॉपर्टी खाली ही नहीं हुई, वो ओपन ही नहीं हुई, वो लावारिस ही नहीं हुई, उसका भी वारिस मौजूद है। तो जब वारिस मौजूद होगा उस दौरान उस प्रॉपर्टी में से किसी का भी कानूनी हक नहीं अराइज होता, कानूनी हक नहीं जनरेट होता। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की भी जजमेंट आ चुकी हैं और हाई कोर्ट्स की भी, और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की भी बेहद जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है। अकॉर्डिंग लॉ भी मैंने आपको ये लॉजिक समझा दी कि औलाद का हक तभी बनेगा जब प्रॉपर्टी का कोई एक्चुअल वारिस नहीं रहता, तो उसके जो डायरेक्ट वारसान है वो उसके हकदारान बन जाएंगे। लेकिन अगर बाप जिंदा है,
तो उस प्रॉपर्टी में से औलाद का कोई हक नहीं होगा। बाप खुद से चाहे तो दे दे, अदरवाइज औलाद केस करके, दावा करके बाप से ज़बरदस्ती अपना हिस्सा नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उसका कानूनी हक ही नहीं है प्रॉपर्टी में। औलाद का कानूनी हक तभी अराइज होगा जब बाप की या तो डेथ हो जाएगी या बाप खुद से ट्रांसफ़र कर दे। अदरवाइज एक शख्स की जो प्रॉपर्टी है, कानून किसी भी सूरत में, चाहे उसकी औलाद है या कोई और शख्स है जो डिमांड करे कि मुझे इसमें से हिस्सा दे, कानून इस चीज़ का पाबंद है कि उसकी प्रॉपर्टी को राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उनकी मद के अंदर लॉ प्रोटेक्ट करने का बाउंड है। तो लिहाजा किसी भी शख्स का जो ऐसा दावा है, ऐसी रिट है, ऐसी पटिशन है, वो डिसमिस होगी विद द ऑर्डर व्यू ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना क्लियर कट व्यू जो है वो सेटल कर दिया है। लॉ भी मैंने आपको बता दिया है। तो बाप अगर ज़िंदा है तो उससे दावा नहीं किया जा सकता, उससे प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती विरासती हक की सूरत में। हाँ, अगर बाप की डेथ हो जाए तो फिर उसके पहले वारसान औलाद ही होगी और उनके अंदर ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी तकसीम होगी पर शेयर के हिसाब से, जिसका जितना शेयर बनता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के मुतालिक आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्द इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। जल्द हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। पुलिस तफ्तीश लम्हा बलम्हा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाई स्टेप के अंदर हम पुलिस दौरान तफ्तीश किन किन मराहिल को तय करती है, कौन से मराहिल इसेंशली है करने के लिए, इन कुछ चीज़ों को हमने, उनमें से कुछ चीज़ों को हमने अपने पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा, जिसके अंदर FIR, उसके कॉलम, नक्शा जाए वकूआ, नक्शा नजरी बिला स्केल, बरामदगी, फ़र्द मकबूजगी, पारचात वगैरह के कुछ अनासिर शामिल थे। आज हम पुलिस तफ्तीश की जो मराहिल हैं उनके अगले कुछ पार्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसके बाद पुलिस किन किन मराहल को तय करती है दौरान तफ्तीश, और उन कागजात को क्या कहा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किस लॉ में मेंशन है। और उसके थर्ड पार्ट के अंदर हम ज़िम्नीज़ और चलान को ब्रीफली कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली पुलिस तफ्तीश के 3 लेक्चर हैं। लेक्चर चूँकि लंबे थे तो इसलिए इनको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट, पुलिस तफ्तीश लम्हा बलम्हा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और आपको नोटिफिकेशन बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस है छोटी सी, उसको ज़रूर फुलफ़िल किया करें। फ़ीस 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, पुलिस तफ्तीश लम्हा बलम्हा। इस लेक्चर का आगाज़ हमने किया था FIR से। FIR किस दिन हुई थी? 9/6/2021 को। तो इस डेट को बताने का मकसद ये है कि डेट ने एक मेजर रोल प्ले करना है, आपको समझाने में आसानी होगी। वैसे तो इन मराहिल के अंदर समटाइम महीनों गुजर जाते हैं, हफ्तों गुजर जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर ये होता है इसके बाद अगला प्रोसीजर, इसलिए आपको मैं डेट भी साथ साथ बता रहा हूँ कि ताकि इनिशियली जो अकॉर्डिंग लॉ प्रोसीजर है उसके अंदर आपको समझने में आसानी हो। समटाइम ऐसा होता है कि तफ्तीश केस की नोयत पर डिपेंड करती है। केस इतना क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसकी तफ्तीश बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन बहरहाल जो जर्नल लीगल वे है मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो। FIR आती है जी हमारी 9/6/2021 को। इसके अंदर हमने मौका वारदात के ऊपर जाकर जो नक्शा बनाना है, नक्शा बरामदगी क्या आती है, फ़र्द चारपात क्या है, फ़र्द मकबूजगी क्या है, उन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब इसी दिन एक और कार्रवाई होती है 9 को ही। वो कार्रवाई क्या है? फ़र्द मकबूजगी, खून आलूद मट्टी, साथ में 7 mm खौल चुलेदा और साथ में 12 बोर कारतूस चलेदा। इसका क्या मतलब है कि पुलिस ने मौका वारदात से जो मकबूज की चीज़ें कब्जे में ली हैं उनके अंदर कुछ मट्टी है, खून आलूद, एक खौल है
7mm राइफल का चलेदा, मतलब कि चला हुआ है, उसका अगला हिस्सा चल चुका है, पिछला हिस्सा हमें मिला है। और एक 12 बोर का कारतूस है, वो भी चलेदा है, शरे उसके अगला हिस्सा चल चुका है, उसका पिछला हॉल हमें मिला है। ये कार्रवाई भी पुलिस उस वक्त करेगी जब वो जाए वकुआ के ऊपर जाकर नक्शा मौका जाए वकुआ बना रही होगी, उसी वक्त ये चीज़ों को भी कलेक्ट करेगी। बेसिकली ये भी अपने आप के अंदर एक एविडेंस है। जब अदालत में इनको पेश किया जाएगा तो चूंकि किसी को फायर लगा है, 324 की FIR हुई है, FIR इसके अंदर हमने 324 का केस बनाया था बटा 34, कॉमन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का। तो लिहाजा कोर्ट समझेगी कि वाकई ही 34 और 324 की FIR है, एक इंटेंशनली मर्डर की नीयत से गए थे, फायर भी चलाया, खून भी गिरा वहाँ पर, किसी को फायर लगा भी, उसका खून निकला भी। तो ये भी अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस का रोल प्ले करता है, बट कनेक्टेड नहीं है आफ्टर कॉर्पोरेशन। वो चीज़ें डिटेल से हम अगले लेक्चर्स में तफ्तीश में पढ़ते रहेंगे। उसी दिन और जाए वकुआ के ऊपर ये कार्रवाई भी की जाती है। ये तो थी सारी कार्रवाई 9 तारीख की। अब आते हैं 10 तारीख को, अगले दिन क्या कार्रवाई होती है। 10/6/2021 को क्या तफ्तीश अमल में लाई जाती है। पहला काम असला मनसूखी, इतना डिटेल में हम इसमें नहीं जाते। और साथ में ही 10/6 को एक और काम होता है, कवायफ मुलाहजा बरामदगी। ये भी 10/6 को कार्रवाई होती है। असले मनसूखी के लिए पुलिस वाले उस मुलजम से जो असला बरामद हुआ है उसकी मनसूखी की दरख्वास्त देते हैं कि जिस असले को मनसूख किया जाए, इससे गैर कानूनी काम किया गया है, सोसाइटी में माशरे में खौफ व हरास फैलाया गया है। तो ये 2 काम है। अब मेन जो काम होते हैं उस पर हम आ रहे हैं। जिस दिन FIR हुई है उससे अगले दिन 10 तारीख को क्या बनेगा, फर्द मकबूजगी आलात और ज़रबात। फर्द मकबूजगी आलात और ज़रबात, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें कब्जे में ली गई हैं जिनसे ज़रबात आई हैं, वो आलात कौन कौन से हैं। कुल्हाड़ी है, छुरा है, छुरी है, चाकू है, 7mm है, बंदूक है, क्या चीज़ है जिनसे ज़रबात आई हैं, वो आलात की मकबूजगी, उन आलात की मकबूजगी। तरीक़ाकार इसको लिखने का भी वही होगा। थाने का नाम लिखा जाएगा, मुकदमा नंबर, मौरखा बजुरम थाने का नाम, उसके बाद फ़र्द मकबूजगी आलात व ज़रबात, जो कुछ भी ज़ब्त हुआ है, फिर इसका बनाम कि किसके खिलाफ केस था, मतलब ज़ाहिर बात ज़ब्त उनसे हुआ, और इसके नीचे लिखा जाएगा कि जो रूबरू गवाहान झैल मसमियान फ़लाँ 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 से हमने रेड किया और वहाँ से हमें ये आलात बरामद हुए, हमें ये असला काबिल कार और लाइसेंस याफ्ता असला था जो हमें बरामद हुआ वहाँ से, जिनसे उस शख्स को जो मजरूब है उसको फायर लगाए गए थे। तो वो असले की इसके नीचे डिटेल लिखी जाएगी, फ़र्द मकबूज की आलात और ज़रबात तैयार की जाएगी। इसी दिन एक और कार्रवाई होगी 10/6 को ही, वो होगी शनाख्त सर्टिफिकेट। शनाख्त सर्टिफिकेट जिसके अंदर मुल्ज़मान की शनाख्त का तरीक़ाकार बताया जाएगा। इसके अंदर भी मुकदमा नंबर बजुरम, थाने का नाम और बनाम लिखने के बाद शनाख्त सर्टिफिकेट और नीचे मुल्ज़म का हुलिया, यानी कि उसका कद 5 फुट 6 इंच है, गोरा रंग है, दुबला पतला है, सेहतमंद जिस्म है उसका, उसके गाल पे तिल का निशान है, इस गाल पर राइट साइड वाली गाल पर उसके ज़ख्म का निशान है, नाक उसका पतला है। तो इस तरह से उसका हुलिया लिखने के बाद जो मुहर्रर थाना है वो अपनी डिटेल लिखिएगा जी हमने ऐसे मुल्ज़म को सही पाके गिरफ्तारी, इसकी हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में लाई है। तो ये शनाख्त सर्टिफिकेट जो है ये ज़रूरी नहीं कि एक बने, ये जितने मुल्ज़मान होंगे उतने ही शनाख्त सर्टिफिकेट इसके तैयार किए जाएंगे। उसी दिन एक और कार्रवाई होगी 10/6 को, वो कौन सी होगी? वो होगी दरख्वास्त हसूल रिमांड, CRPC 164 के तहत होगी दरख्वास्त हसूल रिमांड। रिमांड 2 तरह का हो सकता है। अगर तो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है तो पुलिस वाले इस्तदा करेंगे जनाब हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, हमें मुल्ज़म की मजीद ज़रूरत नहीं, तो इसको जुडिशल भिजवा दिया जाए, लेकिन आज़ाद ना छोड़ा जाए, क्योंकि मुमकिन है ये एविडेंस को डिट्रैक कर सकता है, विटनेस को डिट्रैक कर सकता है, धमका सकता है। और अगर एविडेंस अभी पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हुई, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तो पुलिस वाले 2 तरह की रिमांड होते हैं ना, एक जुडिशल और एक फिजिकल। तो पुलिस वाले फिजिकली रिमांड की डिमांड कर सकते हैं कि जनाब मुल्ज़म को हमारी हिरासत में रहने दिया जाए। रिमांड 2 तरह के होते हैं आमतौर पर, जुडिशल रिमांड और फिजिकली रिमांड। जुडिशल रिमांड उसको जुडिशल जेल में मुंतकिल करवाने के लिए, लेकिन इसको रिहा ना किया जाए। और फिजिकली रिमांड पुलिस वाले कहते हैं कि जिस बंदे को हमारी तहवील में इसके जिस्म को दे दिया जाए, अभी मज़ीद तफ्तीश करना इससे बाकी है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस अभी बाकी है, तो पुलिस वाले दरख्वास्त हसूल रिमांड देते हैं 167 के तहत। इसी दौरान एक और काम करते हैं पुलिस वाले,
वो काम कौन सा है? वो है जी इतलानामा गिरफ्तारी मुल्ज़मान। इतलानामा गिरफ्तारी मुल्ज़मान, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का इतलानामा उनके लवाहिकीन को, उनके वारिसान को भिजवाया जाता है। सेम वही बात, मुकदमा नंबर, बजुर्म, तारीख, थाना, नीचे लिखा जाए कि आपके मुल्ज़म को हमने फ़लाँ जगह से, सॉरी आपके बंदे को हमने फ़लाँ जगह से गिरफ़्तार किया है, इस जुर्म के अंदर गिरफ्तारी की है, और फ़लाँ दिन को, मतलब कल को हम इसको इलाका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश करेंगे। तो उनको इतला दी जाती है गिरफ्तारी की। आम तौर पर जो मिसिंग पर्सन लोग होते हैं उनके अंदर सिर्फ इस चीज़ की कमी है, वहाँ पर जब एजेंसीज़ उठाती हैं किसी को तो वो इतला नहीं देती, लेकिन पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है तो वो उसको इतलानामा उसके वारसान को, उसके लवाहकीन को ज़रूर भिजवाते हैं कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जुर्म में हमने गिरफ़्तार किया है। इसके बाद इस तमाम मसल के साथ अब यहाँ तक का जो काम है, ये हमने FIR से लेकर यहाँ तक हसूल रिमांड और इतलानामा गिरफ्तारी तक का जो प्रोसीजर है, ये आई थिंक सो कोई 12-13 स्टेप बनते हैं। ये इनकी एक मिसल तैयार होती है, इस मिसल के आखिर में एक सज़ा स्लिप लगाई जाती है। वैसे इस सज़ा स्लिप का कोई ख़ास काम नहीं होता मिसल में, लेकिन इसके ऊपर जुर्म नंबर, मुकदमा नंबर और तफ्तीशी ने कुछ ख़ास बातें लिखी होती है। आगे एक कॉलम छोड़ा होता है जहाँ पर बाहुक्म अदालत, यानी कि जो अदालत का हुक्म होगा इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ताकि हमारी तफ्तीश के रिकॉर्ड में भी रहे कि फ़लाँ तफ्तीश के अंदर हमने मुल्ज़म को क्या सज़ा दिलवाई थी, उसको क्या सज़ा मिली है, हमने उसके ख़िलाफ़ कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट की थी जिससे मुल्ज़म को करार वाकई सज़ा मिल सके। तो ये अपने रिकॉर्ड के लिए साथ मिसल के लगा दी जाती है। जब मुल्ज़म को सज़ा दी जाती है तो इस सज़ा स्लिप पर भी उसकी उस सज़ा को मेंशन किया जाता है। ये कार्रवाई, और इससे पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, ये तमाम कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको ज़िमनीज़ कैसे लिखी जाती हैं, ज़िमनीज़ के कॉलम कितने होते हैं, किस कॉलम में क्या बात लिखी जाती है ज़िमनी के, तफ्तीश का टाइम क्या होता है, एक दिन के अंदर कितनी ज़िमनी लिखी जा सकती हैं, एक से ज़ायद लिखी जा सकती हैं या नहीं, अंदरूनी ज़िमनी क्या होती है, बैरूनी ज़िमनी क्या होती है, गवाहान किस ज़िमनी पर आते हैं और तफ्तीश किस ज़िमनी पर आती है, कितने टाइम तक कितनी ज़िमनियाँ लिखी जा सकती हैं, एक केस में कितनी ज़िमनियाँ लिखी जा सकती हैं, एक से ज़ायद भी लिखी जा सकती है। अगर एक केस के अंदर 2-3 लोग इंटरोगेट करते तो फिर ज़िमनीज़ कैसे लिखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। उसके अंदर हम ज़िमनीज़ और चलान दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। चलान के कॉलम भी बताऊंगा, चलान की प्रिपरेशन भी बताऊंगा, ज़िमनीज़ के कॉलम भी बताऊंगा, प्रिपरेशन भी बताऊंगा, ज़िमनीज़ आपको दिखाऊंगा भी। इन तमाम चीज़ों को डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको। तो इंशाल्लाह इन 3 लेक्चर्स के अंदर हमारी पुलिस तफ्तीश लम्हा ब लम्हा की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जल्द हाजिर होगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। पुलिस तफ्तीश लम्हा ब लम्हा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप के हमारा ये आखिरी लेक्चर है, पार्ट 3 आप इसको कह लें। इससे पहले हमारे 2 पार्ट अपलोड हो गए जिसके अंदर हमने FIR से लेकर पुलिस कैसे तफ्तीश करती है, नक्शा जात कैसे बनाए जाते हैं, बयान हसूल मजरूबी कैसे लिखा जाता है, नक्शा मजरूबी क्या होता है, नक्शा जाए वकुआ क्या होता है, फ़र्द मकबूज़ की क्या होता है, मनसूखी असला क्या होता है, नक्शा बराम की क्या होता है, रिमांड हसूल वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप दर्जा ब दर्जा पढ़ी। आज हमारा जो लेक्चर है पार्ट 3 है, आखिरी। इसके अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक ज़िमनीज़ और दूसरा चलान। ज़िमनीज़ चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तफ्तीश का एक अहम तरीन पार्ट है ये पुलिस की तफ्तीश के अंदर, तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि ज़िमनीज़ और चलान को ब्रीफली एक लेक्चर के अंदर बताऊँ, सबके साथ मिक्स ना करूँ। तो हम अपनी मेमोरी रिफ्रेशिंग के लिए जाते हैं कि हमारी FIR आती है 9 तारीख को, FIR आती है 9/6/2021 को। असला मनसूखी के लिए अप्लाई करती है, रिमांड के लिए अप्लाई करती है, फ़र्द मकबूज़ियाँ तैयार करती है। तो वो तमाम काम पुलिस करती थी 10 तारीख को, अगले दिन को। अब आज की जो कार्रवाई है ये डेट पर मुनहसर नहीं। ज़िमनीज़ जो है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया कि पुलिस FIR वाले दिन ही स्टार्ट कर देती है ज़िमनीज़ लिखना। ज़िमनीज़ है क्या? ज़िमनी का जो हवाला है ये हमें CRPC सेक्शन 172 के अंदर मिल जाता है पुलिस डायरीज़ की सूरत में। ज़िमनीज़ दरअसल पुलिस की एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है जिसके अंदर पुलिस वालों ने रात 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक मीन टू से कि एक दिन 24 घंटों में पुलिस वाले क्या क्या करते हैं, कौन सी तफ्तीश की, किसको मिले, क्या किया क्या नहीं किया,
किसके साथ गपशप की, रुके कहां पर, बैठे कहां पर, ये तमाम चीजें पुलिस अपनी जिमनी के अंदर लिखती है। अब जो तफ्तीशी जिस केस के अंदर तफ्तीश कर रहा है वो उसी केस के अंदर अपनी जिमनी से लिख रहा होगा कि मैं सुबह को उठा, इतने बजे रेडी हुआ, यूनिफॉर्म पहनी, मैं फलां जगह पर गया, वहां से मैंने पूछताछ की, फिर मैं गाड़ी पर फलां जगह पर गया, इतना फासला तय किया, वहां से पूछताछ की, और टाइम भी साथ साथ लिखता जाएगा। ये जैसे मैं आपको आगे जिमनीज बताता हूं उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। तो जिमनीज दरअसल पुलिस डायरीज हैं। दो तरह की जिमनीज होती है। एक चीज तो तय होगी कि रात 12 से लेकर अगली रात 12 बजे तक सिर्फ एक जिमनी लिखी जा सकती है, एक से ज्यादा जिमनी एक केस में नहीं लिखी जा सकती। हाँ, अगर सेम केस में लाइक 376 का केस है, रेप का केस है, वहां पर तफ्तीशी तफ्तीश कर रहा है, अब एक तफ्तीशी डीएसपी तफ्तीश कर रहा है, एक एसपी भी कर रहा है और साथ में इंस्पेक्टर भी कर रहा है। अब तीन अगर तफ्तीशी तफ्तीश कर रहे हैं तो एक दिन में तो चूंकि जिमनी एक ही लिखी जाएगी, फिर ये तीनों कैसे लिखेंगे? तो लिहाजा ये तीनों जो ऑफिसरान है वो उसी एक जिमनी को, फॉर एग्जाम्पल जिमनी नंबर 1 आगे अलीफ लिख देंगे, जिमनी नंबर 1 आगे बे लिख देंगे, जिमनी नंबर 1 आगे ते लिख देंगे, से लिख देंगे। तो उसी तरह से, या एक के आगे अगर किसी एक ने तफ्तीश की तो ए, अगर किसी और ने तफ्तीश किया तो वो भी एक के आगे बी, किसी तीसरे ने तफ्तीश किया तो एक के आगे सी लिख देंगे। तो इस तरीके से वो अपनी जिमनीज को लिखेंगे अगर एक केस के अंदर 2 या 3 तफ्तीशी काम करें। तो लिहाजा एक दिन में एक ही जिमनी लिखी जाएगी। बट जिमनी दो तरह की होती है, एक अंदरूनी जिमनी, एक बैरूनी जिमनी। अंदरूनी और बैरूनी में क्या फ़र्क है? ये बहुत ही एक टिपिकल और क्रिटिकल क्वेश्चन है। अक्सर पुलिस वालों की तरफ से भी जो नए अपॉइंट होते हैं एएसपीज या सब इंस्पेक्टर, एएसआई, तो वो भी ये मोस्टली क्वेश्चन करते हैं कि जी अंदरूनी और बैरूनी जिमनी में क्या फ़र्क है, अंदरूनी में क्या आएगा, बैरूनी में क्या आएगा। तो ये चीज़ें तो आज उनको भी हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि अंदरूनी क्या होती है, बैरूनी क्या होती है, जिमनी लिखी कैसे जाती है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आपने यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइमली मिलते रहें। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल आप भूला करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। जिमनीज, अच्छा, एक केस में जिमनीज काफ़ी सारी लिखी जा सकती है, जिमनी नंबर 1, 2, लेकिन एक दिन में एक ही जिमनी लिखी जाएगी। अब हम चलते हैं फर्स्ट डे पर अपने, कि पहले दिन एफआईआर आई हमारी 9/6 को, तो पहले दिन ही तफ्तीशी ने जिमनी उसी दिन से स्टार्ट कर देनी है, जो भी वो तफ्तीश कर रहा है लिखने के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जिमनी के ऊपर लिखा क्या होता है। जिमनी के ऊपर लिखा क्या होता है, इसका चार्ट कैसे बना होता है। अच्छा जी, इस तरीके से जिमनी तैयार होगी। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा रिपोर्ट जिमनी नंबर 1, उसके बाद मुकदमा नंबर, मौका, तारीख, मुकाम, वकूआ, जुर्म, ज़ेर दफ़ा 324/34, और फिर जिमनी का जो चार्ट है, जो फार्म है, जो पेज है, वैसे बना होगा। पहले यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर तारीख, वक्त, कार्रवाई, अगले कॉलम के अंदर नंबर, सिलसिला शुमार, और उससे अगले कॉलम में हालात तफ्तीश लिखा होगा। यहाँ पर वो लिखेगा कि ये जिमनी किस दिन, तारीख और वक्त के नाम स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल ये तारीख है जी 9/6/21, 9/6/21 को उसने पहली जिमनी शुरू की। सिलसिला नंबर यहाँ पर 1 लिखेगा। यहाँ पर लिखने के बाद वो बोलेगा कि जी मैं फलां टाइम फलां जगह से फलां जगह पर गया, बसिलसिला गश्त पड़ताल, मुझे कॉल आई 15 से कि फलां जगह पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है, मैं वहां पर पहुंचा दिन के इतने, और यहाँ पर वो दिन का टाइम भी लिखेगा, यानी कि 11 बजे वहां पर पहुंचा तो एक शख्स जख्मी हालत में था, शदीद मजरूब, और एक नॉर्मल मजरूब था। दोनों को उठाया, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवाया, और फलां डॉक्टर से मैंने ये चीज़ें टेस्ट करवाई। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से शुरू करेगा लिखनी, और जितनी उसकी है उस टाइम का जो वकूआ है, वाक़या, वो सारा यहाँ पर लिखेगा। फिर उसके बाद वो सिलसिला नंबर 2 लिखेगा यहाँ पर, और वक्त लगा ले जी आप दिन के 2 बजे। वो लिखेगा कि जी मैं फलां जगह पर गया तफ्तीश करने के लिए, फलां एविडेंस मैंने कलेक्ट की, फलां ये किया, फलां वो किया, उसके कपड़े मिले, फलां। तो ये तमाम चीज़ें वो यहाँ पर लिखता जाएगा। उसके बाद 4 बजे की कार्रवाई, ये 3 सिलसिला नंबर। 4 बजे वो लिखेगा जी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मजरूब को चेक किया, उसके ट्रांसलेशन की, उसको जख्म काफ़ी, इंजरी काफ़ी थी, खून काफ़ी बह चुका था, लिहाजा उसके मुताबिक 324 जुर्म पाया गया है। वो मैंने तमाम हालो हवाल लिख दिया, ये चीज़ें फलां एविडेंस इकट्ठी, तो उसको वो सिलसिला शुमार यहाँ से शुरू करेगा। अब ये जिमनी सारी ऐसी ही लिखी जाएंगी। जिमनी नंबर 1, 2, मतलब एक दिन रात 12 बजे से लेकर अगले दिन रात 12 बजे तक की जो जिमनीज हैं वो इसी तरीके से कलेक्ट की जाएंगी, इसी तरीके से लिखी जाएंगी। ये है जी जिमनी बैरूनी रिपोर्ट, जिमनी नंबर 1 बैरूनी। अब क्वेश्चन आपका ये उठना चाहिए कि अगर ये बैरूनी है तो कोई अंदरूनी भी होगी, तो अंदरूनी क्या होगी? आम तौर पर बैरूनी और अंदरूनी में कुछ खास फर्क नहीं है, 2 फर्क है मेजर। एक,
अंदरूनी जो ज़िमनी होगी उसके अंदर ये तमाम मुकदमा नंबर, मौरखा, तारीख, मुकाम, वक़ूआ, बजुर्म सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये ऐसा चार्ट होगा, फ्रेम यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा बजुर्म लिखकर। दूसरा जो ज़िमनी अंदरूनी होती है वहाँ पर आम तौर पर मोस्टली जो गवाहान होते हैं केस के उनके बयानात लिखे जाते हैं, और बैरूनी ज़िमनी के अंदर जो बाहर की तफ्तीश है उसको लिखा जाता है कि कहाँ पर गया, क्या किया, क्या हासिल हुआ, क्या पाया, क्या निचोड़ है मेरा। तीसरी चीज़ जो इसके बारे में आम गुमान है वो ये कि सबसे पहली जो रिपोर्ट जब तैयार होती है एक मिसल पेज पर, वो जैसे चल रही है सारी की सारी, उसको मुकम्मल एक दिन की जो कार्रवाई उसकी मुकम्मल होगी उसको वो पहले पेज पर लिखेगा, पेज नंबर 1 या 2, एक पेज के साथ जितने भी पेज साथ ऐड होते जाएंगे। जब ये ज़िमनी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद भी अगर गवाहान के बयानात लिखना है तो फिर उसको अंदरूनी ज़िमनी में लिखेगा, उसके पेज के अंदर वाले हिस्से में जो अगले पेजेस हैं, तो इसलिए उसको अंदरूनी कहा जा सकता है। बहरहाल ये कहने की बातें हैं, एक नॉर्मल बात यही है कि बैरूनी ज़िमनी के अंदर आम तौर पर वो केस की जो फैक्ट है उनके बारे में लिखता है तफ्तीशी, और अंदरूनी ज़िमनी में गवाहान के बयानात लिखे जाते हैं। और दूसरा जो ऑथेंटिक इसका सोर्स है इसके बारे में कहा जाता है वो ये कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है रिपोर्ट का, दैट इज कॉल्ड अ बैरूनी ज़िमनी, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसी ज़िमनी का, उसी दिन की ज़िमनी का, दैट इज कॉल्ड अ अंदरूनी ज़िमनी। तो लिहाजा ज़िमनी इस तरीके से लिखी जाएगी। अब एक दिन में वो एक ज़िमनी लिखेगा, मान लेते हैं कि जी ये ज़िमनी 10 को लिखेगी, अगले दिन वो फिर इसी केस में तफ्तीश करता है, 11 तारीख आ गई, अगले दिन वो फिर इसी केस में तफ्तीश करता है तो 12 तारीख आ गई, तो ज़िमनी नंबर 3 आ जाएगी। 13 तारीख को फिर तफ्तीश करता है, ज़िमनी नंबर 4 आ जाएगी। 14 तारीख को फिर तफ्तीश करता है, ज़िमनी नंबर 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से जितने दिन वो तफ्तीश करता रहेगा उस केस के मुतल्लिक उतनी ज़िमनीज बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ज़िमनी नंबर 1 बैरूनी, ज़िमनी नंबर 2 बैरूनी, 3, 4, 5, 6, और आखिरी जो ज़िमनी होगी वो SHO के दस्तखत शुदा होगी, और SHO उसके अंदर अपने रिमार्क्स लिखेगा, अपनी फैक्ट फाइंडिंग लिखेगा कि मैंने तमाम तफ्तीशी की तफ्तीश पढ़ी है, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। उस ज़िमनी को कहते हैं फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, खुलासा ज़िमनी, यानी कि जो पुलिस की तफ्तीश का खुलासा है वो फिर वो उस आखिरी ज़िमनी के अंदर लिखकर कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई जाएगी। ये CRPC 172 सेक्शन के तहत, पुलिस डायरी के तहत ये तमाम कार्रवाई की जाती है। CRPC 172 के तहत ये तमाम मुरतब करने के बाद इसका चालान तैयार होगा, और चालान तैयार होने के बाद कोर्ट में सबमिट करवाया जाता है। ज़िमनीज़ तो हमने यहाँ तक पढ़ ली। आई होप आपको ज़िमनी की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मजीद चीज़ रह जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं कि ज़िमनी के अंदर और क्या होता है, कैसे ये तो बहरहाल तकरीबन जितनी भी चीज़ें ज़िमनी से रिलेटेड थी वो मैंने सब आपको बता दी कि ज़िमनीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे मुरतब किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके कॉलम कैसे होते हैं, किस कॉलम में क्या चीज़ लिखी जाती है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, चालान क्या होता है, चालान के कितने कॉलम हैं। अच्छा जी, व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं चालान 173, इस तरीके से चालान होगा। मेरा कैमरा मैंने आपको जूम करके दिखाया गया, 7 कॉलम होंगे चालान के। पहले कॉलम में नाम, पता, मुस्तगीस। दूसरे कॉलम में मुल्ज़मान जो चालान किए गए हों, अगर इश्तिहारी हैं तो उनका नाम सुरख स्याही से लिखा जाएगा। तीसरे कॉलम में चालान किए गए हैं, अगर मुल्ज़मान हिरासत में है तो तीसरे कॉलम में चालान किए गए, अगर चालान किए गए मुल्ज़मान जमानत पर है तो चौथे कॉलम में। पांचवें कॉलम में तफसील माल लिखा जाएगा कि माल की तफसील क्या है। छठे कॉलम में नाम, पता, गवाहान आएंगे, और सातवें कॉलम में मुख्तलिफ हालात और कैफियत मुकदमा 324/34 का। इस कॉलम के अंदर वो जो तफ्तीशी अपनी सारी तफ्तीश लिखेगा कि ये गवाहान मिले मुझे, इनसे ये मैंने साबित किया, ये हुआ, ये नहीं हुआ, फ़लाँ बंदा चालान पर है, फ़लाँ ज़मानत पर, फ़लाँ इश्तिहारी, जो कुछ भी इसके अंदर है ज़रूरी, वो तमाम चीज़ें लिखने के बाद फर्स्ट पेज पर वो सिर्फ इसी के अंदर अपनी वर्डिंग लिखेगा। जो अगला पेज है उसके अंदर फिर वो पेज के ऊपर प्रॉपर तहरीर करनी शुरू कर देगा, जैसे कि हम खत, लेटर या दरख्वास्त लिखते हैं वैसे ही उसको लिखेगा। इसके ऊपर चालान 173 लिखा होगा, और यहाँ पर मौरखा, मुकदमा नंबर, जुर्म और थाना, मॉडल टाउन, लाहौर मॉडल टाउन या लाहौर शादरा, जो भी थाने का नाम है वो इसके ऊपर दर्ज होगा। इस तरीके से चालान का फार्म तैयार होता है, और इसके नीचे जो SHO होगा, इंस्पेक्टर होगा थाने का, वो अपनी मोहर सब्त करेगा, सिग्नेचर करेगा, मौरखा तारीख डालेगा कि किस दिन उसके पास ये मुकम्मल चालान ज़िमनियों के बाद आया, और आने के बाद इसको प्रोसिक्यूशन के जरिए, प्रोसिक्यूटर के जरिए कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया जाएगा। दैट इज़ अ कंप्लीट चालान। तो इन 3 लेक्चर की सीरीज़ के अंदर हमने पुलिस की तफ्तीश को लम्हा बलम्हा पढ़ा कि किस स्टेप पर क्या कार्रवाई होती है, उस स्टेप पर पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है। इसके बाद हम बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन की एक सीरीज़ ला रहे हैं, हाउ टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट को इन्वेस्टिगेट कैसे करना चाहिए। पुलिस वाले, क्रिमिनल लॉयर्स अपनी तफ्तीश को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट डिटेक्टर कंपनी, चाहे आप किसी प्राइवेट इंटरोगेट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं, जनरल पब्लिक हैं, पुलिस वाले हैं, वकला साहिबान हैं, तो ये जो हम नई सीरीज़ ला रहे हैं ये सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। मेरे इन वीडियोज़ को
शेयर जरूर कीजिएगा अपने हल्का बाब में अपने दोस्तों के साथ। जल्द हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।